Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Rishu and this is my first YouTube video, and I'm starting this YouTube channel with my favorite subject English, and this is for class 12th because in class 12th in RTCs the question on pointer devices were asked in your exam, and you should know what is pointer devices. There was some of 9 or 10 important pointer devices which comes in your book. If you read My Mother at 66 or many other poems like An Elementary School and Slum, in these, when you read it, you just not read it, you find poetic devices. And why we use poetic devices in poems? Because from that poetic devices, poets want to tell you the depth of that poem. That's why we should know poetic devices, why it is used, and how many types of this. So basically you are in class 12, so there were 10 most important poetry devices which I cover in my video and which will help in your exams also, and soon I will come with your poems, and I completed your syllabus of English. So just be careful and let's start with very first poetry devices. So here we start from alliteration. So what is alliteration? हमें इतना डीप इंग्लिश में बिल्कुल नहीं जाना है. जस्ट आई राइट these things to better understand for you guys, but I'm telling you simple words. Alliteration का मतलब होता है जिसकी फर्स्ट जो ये लेटर है ये सेम हो, उसको हम alliteration बोलते हैं. In the use of same letter or sound at the beginning of words that are close together. For example, greedy, good, dose. greedy good में जी जो है हमारा बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? ये हमारा ऑलिट्रेशन है. सिंपल ऑलिट्रेशन मीन्स सेम लेटर और साउंड in the beginning. The very first letter which is similar is alliteration. That's it. You don't know, you don't go in very depth कि what it is, क्या है नहीं. Alliteration पूछा है, alliteration का मतलब है same letter जो repeat हो रहा है. This is alliteration. Then next we go simile को आइडेंटिफाई करना. अब नाउ हेयर क्या होता है, बहुत से बच्चों को लगता है सिमिली क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं सिमिली में. तो सिमिली को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट आपको 2 वर्ड्स हमेशा याद रखने, लाइक और एज. आपके जो पोएम्स है जैसे एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम और माई मदर एट 66 में बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं जहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है. बस आप देखते ही बता दो कि जहाँ पे लाइक और एज का यूज़ हो रहा है वो हमारा सिमिली है. और लाइक और एज का यूज़ कहाँ हो रहा है? जब हम कंपैरिजन करते हैं 2 डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स को, एंड इज़ इंडिकेटेड बाय द यूज़ ऑफ लाइक और एज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया शी इज़ लाइक एन एंजल, वो एंजल की तरह है नहीं, बस हम उसे कंपेयर कर रहे हैं. शी इज़ लाइक एन एंजल. और लाइक रूटलेस वीड वो है नहीं, पर वो रूटलेस वीड की तरह ऐसे दिख रहा है. ठीक है, बस कंपैरिजन कर रहे हैं हम, वो है एक्चुअल नहीं. बस हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम सिमिली बोलते हैं, और इसको याद रखने के लिए हम लाइक और एज को याद रखेंगे बस. तो ये आपका सिमिली का है. नेक्स्ट वी गो फॉर मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एंड डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स जनरली अ क्वालिटी और कमा. अब यहाँ पे आप सिमिली और मेटाफर में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो बता दूँ सिमिली जो होता है वहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. सिमिली में जो होता है हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसको हमें याद रखना है. और जो मेटाफर है यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने बोला शी इज़ लाइक एन एंजल, शी इज़ लाइक एन एंजल, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एंजल की तरह दिखती है. ये नहीं बोला कि हाँ वो एंजल है, नहीं, शी इज़ लाइक एन एंजल, तो ये सिमिली है. अगर यहीं पे मैं लिख देती शी इज़ एन एंजल यानी वो परी है, वो मेटाफर हो गया. हम डायरेक्ट क्वालिटी बता रहे हैं. ठीक है, जैसे रैट्स आइज़ और गस्टी वेव्स. रैट्स आइज़, उसकी आँखें किसकी तरह है? चूहे की तरह है, डायरेक्ट बोल दिया. गस्टी वेव्स, एकदम धुंध वेव्स, एकदम डरावना वेव्स होता है ना, उसको हम गस्टी वेव्स बोलते हैं. तो ये हमारा मेटाफर है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. आपको जब आप पढ़ोगे ना वर्ड, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है या इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है. जब आप बार वो टेक्स्ट को पढ़ोगे, आप पोएट्री डिवाइसेस को 1-2 बार पढ़ोगे, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई विच इज़ सिमिली, विच इज़ मेटाफर. इट्स वेरी ईजी. ओके, जस्ट यू गो 1 or 2, 3 रीडिंग्स ऑफ दैट पोम्स एंड यू गेट टू नो वेरी वेल. नाउ सबसे ईजी रिपीटिशन से हमें पता चल जाता है जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. जैसे फार फ्रॉम, फार क्या है? रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया रिपीटिशन. ये ऑलिट्रेशन में भी आ सकता है, जैसे फार फ्रॉम, एफ इट्स ऑल्सो ऑलिट्रेशन. सो डोंट बी कंफ्यूज. रिपीटिशन का मतलब है जो सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वो हमारा रिपीटिशन है.
नाउ नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. थोड़ा हैवी वर्ड है बट हम बहुत ईजिली अंडरस्टैंडिंग वे में समझेंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें. सो पर्सोनिफिकेशन क्या है? इट इज़ यूज टू हेल्प द रीडर टू क्रिएट अ क्लियरर mental picture of scene or object being described. Okay, now it is an attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human or a representation of an abstract quality in human form. अब बहुत थोड़ा हैवी डेफिनेशन हो गया है तो हम थोड़ा सिंपल वे में समझेंगे. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब एक ह्यूमन कैरेक्टर को, जब एक ह्यूमन कैरेक्टर जो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको नॉन ह्यूमन में दिखाना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज इज प्रिंटिंग. ये जो ट्रीज इज प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है ये मैंने माई मदर एट 66 से लिया हुआ है. अब उसमें एक जगह जो पोएट होती है वो उस पोम में रेफर करती है ट्रीज इज प्रिंटिंग. ना व्हाट इज ट्रीज इज प्रिंटिंग? ट्रीज जो है एक नॉन ह्यूमन है. स्प्रिंटिंग एक क्वालिटी है जो एक ह्यूमन में होती है. स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? भागना. ट्रीज इज स्प्रिंटिंग. क्या ट्रीज कभी भाग सकती है? नहीं भाग सकती है. क्यों? क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है. ट्री नॉन ह्यूमन है और स्प्रिंटिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है. बट इन पोम व्हेन पोएट यूज्ड दिस वर्ड टू डिस्क्राइब द डेप्थ ऑफ दैट पोएम. ठीक है, एंड इफ़ यहाँ पे अगर यूज़ हुआ, इफ़ देयर वी यूज़ trees is printing, in our mind a clear picture वो running that tree is running. No, trees is not running. ये trees is printing का इमेज कैसे बनता है? इन माई मदर एट 66 में जब पोएट जो होती है वो गाय में बैठी होती है, जब वो अपनी खिड़की के विंडो से जब बाहर व्यू लेती है तब वो देखती है कि उनकी जो विंडो वाली तरफ है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं. ठीक है, और जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो उनको लगता है कि ट्रीज़ भी ऐसे भाग रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने ट्रीज स्प्रिंटिंग बताया. इट्स नॉट एक्चुअली पेड़ भागेंगे नहीं, बट इन पर्सोनिफिकेशन शी डिस्क्राइब्स इन सच अ मैनर दैट इन आवर माइंड दैट पिक्चर इज क्लियरली विजिबल. दैट इज पर्सोनिफिकेशन. Okay, I hope you will understand. And if you don't understand, there was not anything in such a large manner, just read the text. I will attach the PDF of this. Just read the text. You will get to know very better. Just read the text. Okay, you don't have to go any other site or any other books to learn poetic devices. No, just do a 1 2 3 readings of poetic devices and your book poems. ठीक है, in your poems. Okay, now हाइपरबोले क्या होता है? दिस सच अ ड्रामेटिक वर्ड. हाइपरबोले का मतलब ही होता है, हाइपर का मतलब होता है एकदम बढ़ा चढ़ा के, मतलब हाइपर हो जाना, वही होता है हाइपरबोले, बढ़ा चढ़ा के बोलना इन वेरी इजी लैंग्वेज. ठीक है, इज एन ऑब्वियस एंड इंटेंशनल एग्जीग्रेशन. दिस लिटरेरी डिवाइस इज ऑफन यूज फॉर ड्रामेटिक और कॉमेडियन इफेक्ट. ठीक है, ड्रामेटिक और कॉमेडियन इफेक्ट यानी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना. फॉर एग्जाम्पल एरिया, आई हैव रीड मिलियन बुक्स दिस समर. एक्चुअली कैन यू जस्ट इमेजिन? No, we can't read a million books this summer. In only summer we read million of books. It's not possible. Okay, so क्या है? ये बढ़ा चढ़ा के बोल दिया. जैसे हमारी ग्रुप सर्कल में भी होता है बढ़ा चढ़ा के बोल देना, मेरे पास ये मेरे पास वो है. क्या है? हाइपर बोले. सिंपल. देन ऑक्सीमोरॉन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, but it's not. Why we are here? To just easy explanation. Now, what is oxymoron? Oxymoron is a combination of two words that together express a opposite meaning. यहाँ oxymoron में opposite meaning use होता है. Okay, which is so oxymoron का example हमने, oxymoron का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो different चीज़ जो होती हैं एक साथ आती है उसे हम oxymoron कहते हैं. उसका हमने example लिया है beneficent beast of prey. Now differentiation कैसे है? beneficent का मतलब होता है जेनरस और डूइंग गुड यानी अच्छा. बीस्ट का मतलब क्या होता है? बुरा, राक्षस. तो क्या यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों को लेके आए हैं, तो हियर व्हाट इट इज़? ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन को आपको बहुत इजी वे में याद रखना है. इज़ अपोजिट मीनिंग यूज होता है. ऑक्सीमोरन मतलब होता है कि इजी वे में एंड अपोजिट मीनिंग का यूज़ होगा, वो हमारा ऑक्सीमोरन है. देन सेकेंड वन इज़ हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट. नाउ व्हाट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट? इज़ व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड इन डिस्क्राइब द वन थिंग इज़ ट्रांसफर्ड टू अनदर. मेन है यहाँ पे एडजेक्टिव जो यूज़ हो रहा है टू डिस्क्राइब वन थिंग.
इज़ ट्रांसफर टू अनदर, वो ट्रांसफ़र हो जाना दूसरों में। और एपिथेट का मतलब ही होता है इज़ द वर्ड और अ फ्रेज विच डिस्क्राइब्स द मेन क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग, और वो एडजेक्टिव बताता है क्वालिटीज़। एग्जाम्पल है अ हैप्पी पर्सन, पर्सन क्या है, हैप्पी है, पर्सन क्या है, हैप्पी है, एक क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। सेल्फिश कार की क्वालिटी क्या बता रही है, सेल्फिश, इट्स नॉट, बट इट इज़ एन एग्जाम्पल इट्स गिवन विच इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, सो मेनली ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता है हम एडजेक्टिव को देखते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ होता है यहाँ पे टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग, okay, which is transferred epithet. No need to go in such in depth of definition, just to remember transferred epithet means to describe of the quality. Okay, in easy, if I tell you, it is where a figure of a speech where an adverb or adjective is transferred from a noun to which it is belong to a noun which it fits only grammatically but not logically or practically. Here we not see, हमें बस इधर क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कोई लॉजिक और प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फिश कार्स, अब हम देखेंगे क्या लॉजिकल है क्या प्रैक्टिकली का कार सेल्फिश होती है, नहीं, कोई नहीं देखना, ग्रामेटिकली करेक्ट होना है हमें बस। और एडजेक्टिव क्या होता है, इज़ टू डिफाइन और डिस्क्राइब द क्वालिटी। ओके, क्वालिटी ऑफ नाउन, यहाँ पे कार हमारा क्या नाउन है, पर्सन क्या हमारा नाउन है, हैप्पी और सेल्फिश क्या है एडजेक्टिव है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है क्वालिटी बता रही है। ओके, वेरी सिंपल। नाउ इमेजनरी, इमेजरी क्या होता है, इमेजरी से मतलब ही पता चल जाता है, इमेजिन करना, ठीक है। नाउ वाई द पोएट यूज इमेजरी इन पोम्स टू हेल्प द रीडर एंड क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन योर माइंड, ठीक है। जब आप टेक्स्ट को पढ़े तो जो आप पढ़ रहे हैं ना उसका जो एक सीन जो है वो आपके माइंड में आ जाए, तो आप क्या करते हैं, उसका को ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है। दैट्स वाई इमेजरी का यूज़ करते हैं पोएट्स। इज़ व्हेन एन ऑथर डिस्क्राइब्स अ सीन, थिंग और idea so that it appeals to our sense. This device is often used to help the reader clearly visualize the text and content by creating a strong mental picture. For example, endless fountain of a immortal drink or specks of a steel. क्या चश्मे का मतलब स्टील का चश्मा होता है, नहीं, पर हम इमेजिन कर लेंगे, हाँ भाई स्टील का चश्मा ऐसा दिखता होगा, ऐसा होता होगा, क्यों, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड को हिट कर रहा है वो वर्ड, एंड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, एक ऐसा इमेज बन जाएगा हमारे माइंड में जिससे हम ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे ऑथर के साथ, ठीक है, एक पोएट के साथ, कि हाँ क्या एक्चुअली पोएट कहना चाहता है उस पोएम में। वैसे ही एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, क्या इमॉर्टल ड्रिंक क्या होता है, अमृत, क्या अमृत का झरना बहता है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कर लो, आप आँख बंद करोगे, आप इमेजिन करोगे, व्हेन यू रीड दैट पोएम ना, you just go in a depth of that poem and you will create that picture in your mind also, the endless fountain of immortal drink. It's not an actual, but when you read it will create a representation, it will create a scene in your mind. That was use of the imagery. Okay, that's why poet use imagery, poetic device in your poems. Okay, this is the help of poetic devices. That way we should know about poetic devices and the use of poetic devices. Okay, so better know the quality of poems, you will connect it with that. Okay, you connect the text, you will connect the lines of that poems, and which is very easy understandable. Now move to the next and last. So endless immortal fountain का जो है उसको imagine कर लो, ये है, imagine करने में क्या जा रहा है, ऐसा होता होगा, because it's too dreamy. Endless fountain of immortal drink. Okay, it's such a word, describes a lot in the text. Okay, just go in a depth. I know I'm like डे ड्रीमिंग करने वाले, बट नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे, बट हम बता रहे इट्स लाइक दैट. ओके, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट विच इज़ लाइक डे ड्रीमिंग व्हेन यू रीड द पोएम्स, इट्स टू रोमांटिक और टू रोमांटिसाइज द नेचर. ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ पोएटिक डिवाइसेस विच इज़ सिम्बॉलिज्म. नाउ थोड़ा आइडिया लग गया होगा सिम्बॉलिज्म से मतलब क्या होता है. वही सिम्बल, जब पोएम में सिम्बल का यूज़ किया जाता है. अब सिम्बल का जब यूज़ होता है, इट्स नॉट ओनली द यूज़ बट it is in depth. Okay, refers to the use of an object, figure, event, situation or other idea in a written work to represent something else, typically a broader message or deeper meaning. Now here we see a broader message or deeper meaning that differs from its literal meaning. उसके literal meaning से बहुत अलग होता है उस symbol का मतलब. For example, very own wedding band. अब यहाँ पे जो wedding band है, वेडिंग बैंड जो है वो अपने में ही बहुत कुछ, मतलब हम देखें ना तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है. लिटरल मीनिंग व्हाट यू नो, वेडिंग बैंड वही शादी की अंगूठी. ठीक है, अगर हम पढ़े तो हमें ये लगेगा हाँ शादी की अंगूठी है, पर नहीं, ये शादी की अंगूठी नहीं है. और ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये मैंने आंट जेनिफर से लिया, आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट्स जेनिफर्स टाइगर से लिया हुआ है. इफ़ यू रीड दैट पोएम, यहाँ पे जो वेडिंग बैंड है
जो एज अ सिंबल यूज़ किया गया है और पोएट ने जो यूज़ किया है ये सिंबल वेडिंग बैंड, इसका जो मीनिंग है बहुत डीप है। वेडिंग बैंड है ना, वेडिंग बैंड को सिम्बोलिज्म में हमने इसलिए डाला है क्योंकि वेडिंग बैंड कहीं हद तक एक बोले तो डीप मीनिंग डिस्क्राइब करता है। वेडिंग बैंड जो क्या होता है, वो इस पोयम में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा फेथ, सब कुछ लेके इस वेडिंग बैंड में है, ठीक है। वेडिंग बैंड को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की इक्वल बताया है। वेडिंग बैंड को है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बताया है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच किया गया है। दैट वाज सिम्बोलिज्म इज यूज्ड, ठीक है। एंड इफ़ यू सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेडिंग बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम ऐसे सोचें तो वेडिंग बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेडिंग बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेफर करता है और जो वेडिंग बैंड है वो एक इधर इस पोयम में मेल डोमिनेंस, जो इस पोयम में कई हद तक बताया गया है, मेल डोमिनेंस को भी रेफर करता है वेडिंग बैंड, ठीक है। दैट्स वाई बहुत एक डीप और ब्रॉड टॉपिक आ जाता है इस पर, तो हम ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जब मैं इस पोयम को पढ़ाऊँगी आपको तब मैं आपको बहुत डीपली बताऊँगी। वो अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। वेडिंग बैंड अगर यहाँ पे लिया है, लिटरल मीनिंग अगर हम देखें वेडिंग बैंड का तो मतलब क्या होता है, एक सिंपल शादी की अंगूठी। बट इफ़ यू गो इन अ डीप और ब्रॉडर मैसेज विच वॉज गिवन बाय पोएट इन दैट poem, is wedding band refers to the responsibility and the male dominance, okay, which is very crucial in today's time also. And this is very debate वाला topic है, this is very debatable topic, so just skip that debate and ends with very happy note that we complete all the poetry devices. And if you like it, so just like, share and subscribe and send to all your friends, and let me know do you like it or not, and just comment down if you have any doubt or you want any material, I will provide you. And thank you, tata, bye bye.